हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश डिस्कस करने वाले हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर आप इंग्लिश डिस्कस करने हैं, यहाँ पे तो हिंदी लिखा हुआ है। तो देखिए, बात यह है कि क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा उठपटांग पूछा जा रहा है, कहीं से भी पूछ लिया जा रहा है और कहानी के बीच में से पूछा जा रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आप लोगों का इस बार एग्ज़ाम में। पढ़कर कुछ जा रहे हैं, आ कुछ जा रहा है। तो इस बार हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए जो कहानी का जो हिंदी होता है, उसका समरी होता है, वो आप लोगों को पढ़ा दिया जाए, ताकि आप लोगों को जो 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, कम से कम आप उसको तो कर पाएँ। बात समझ रहे हैं? कम से कम ऑब्जेक्टिव तो आपका सही हो जाए। आप कुछ ऑप्शन पढ़ेंगे, आप ऑप्शन पढ़िएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सिर्फ वहाँ पे पढ़ना होगा। अब पूरी कहानी आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस, जो भी अब मैं कहानी आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, वो आपके सिलेबस से होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो देखिए क्या है, एक चैप्टर है आपका द स्काई लार्क, यानी गाने वाला पक्षी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। अब आते इसके बारे में पढ़ते। ये एक कविता है। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री ने फसल के खेतों का चित्रण किया है। किसका किया है? फसल के खेतों का। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि द स्काई लार्क जो कविता है, उसमें किसका चित्रण किया गया है, किसको प्रेजेंट किया गया है? तो फसल के खेतों का। खेत क्या होता है? फील्ड होता है ना। तो इस तरह से आप लोग को ऑप्शन में देखिएगा, अगर मिल जाएगा आपको, अंग्रेजी में लिखा होगा तो वो वाला आंसर हो जाएगा। फसल के खेतों में स्काई लार्क पक्षी उड़ते हुए देखकर एवं उसके गीत सुनकर कवित्री मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो कवित्री जो होता है, कवित्री जो थी वो मंत्रमुग्ध क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि जो पक्षी थी स्काई लार्क, उसके सॉन्ग को सुनकर, है ना, उसके सॉन्ग को सुनकर। वो कब गाती थी सॉन्ग? उड़ती हुई गाती थी। एक दिन सुबह का समय था, खिली धूप थी, धरती हरी और आसमान नीला था। दोनों के बीच में लटके एक स्काई लार्क गाते हुए अनाज के ऊपर धब्बा लगाया। क्या लगाया? धब्बा लगाया। ठीक है, किसके ऊपर? अनाज के ऊपर, याद रखिएगा, अनाज के ऊपर धब्बा लगाया। थोड़ी नीची सुखद समझौते के तह श्वेत तितलियां अपने पंखों पर नाचती थी। गाता हुआ स्काई लार्क नीचे आता था और पुनः ऊपर उड़ जाता था। अनाज का खेत एक कोमल हरी अंगड़ाई ले रहा था। मेरे जाने के मार्ग के दाएं और बाएं मैं जानती थी कि लाखों अनाज के डंठलों डंठलों के बीच कहीं उसका अज्ञात घोंसला है। और ठीक है, अज्ञात घोंसला है। और ज्यों ही मैं उसके संगीत को सुनने के लिए रुकी, खिली धूप के क्षण तेजी से निकल गए। शायद उसकी प्रेमिका उसे सुनने के लिए बैठी रही और मुझे ज़्यादा वह संगीत का आनंद ली। ठीक है, तो ये जो है मुझसे ज़्यादा वह संगीत का आनंद ली। कौन? उसकी प्रेमिका। किसकी प्रेमिका? स्काई लार्क। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा पोयम। तो इसको जो है आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगर इसे एक भी क्वेश्चन बनता है तो उम्मीद है कि आप वहाँ पे उसका ऑप्शन सही मार कर आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के सिलेबस में है एक आपका ए टीचर ऑफ ऑल सीजन, एक सदाबहार शिक्षक। ठीक है, तो ये भी आपका सिलेबस में है, इसको भी आप पढ़ कर जाएँ, इसको समझ कर जाएँ। इससे भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आएगा तो आप उम्मीद है अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रस्तुत कविता में एक शिक्षक किस प्रकार लोगों के दोस्त एवं प्रदर्शक का कार्य करता है। लोग भी शिक्षकों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कवि शिक्षक को वास्तव में एक उपयुक्त व्यक्ति मानता है। कवि एक कैसा व्यक्ति मानता है? उपयुक्त व्यक्ति मानता है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति मानता है, जो विभिन्न अवसरों पर सही रास्ता दिखाने का काम करता है। एक शिक्षक वसंत ऋतु के समान है, जो नवहरित अंकुरों का पोषण करता है। किसका पोषण करता है? नवहरित
अंकुर, है ना। तो उसका पोषण करता है, जब कभी उन्हें शंका होती है प्रेरित करता है और उनकी अगुवाई करता है। ठीक है। एक शिक्षक ग्रीष्म ऋतु के समान है, जिसकी सूर्य सी प्रखरता अध्ययन को असंतोष का निवारण कर आनंदपूर्ण बनाता है। एक शिक्षक झरना के समान है, चमकीले रंग बिरंगे पाठ और सुखद वातावरण खुरदरे और स्पष्ट तरीकों के साथ। एक शिक्षक शीत ऋतु के समान है, जब बाहर कड़ाके की बर्फबारी हो रही है, विद्यार्थियों को गमेजोश और मददगार मार्गदर्शक के रूप में सहज कर रखा है। तो आपसे वहाँ पर ऑप्शंस में पूछेगा कि शिक्षक किसके समान है, तो शिक्षक देखिए ग्रीष्म ऋतु के समान है, शरद ऋतु के समान है ना। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, शीत ऋतु के समान है। शिक्षक आप आनंददायक मंशा से ये सभी चीज़ें करते हैं और आप सदाबहार शिक्षक हैं और आपके प्रति मेरी कृतज्ञ भाव है। ठीक है। तो इस तरह से इसको 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़कर आपको जाना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके बाद जो पार्ट है वो देखिए, द किंग एंड द ट्री गॉडेस। तो राजा और वृक्ष देवी। ठीक है। ये भी आपका सिलेबस में है और इससे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। प्रस्तुत कहानी वृक्ष देवी से संबंधित है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर देवदार वृक्ष में देवी निवास करती है। कौन से वृक्ष में? देवदार वृक्ष में देवी निवास करती है। कौन से वृक्ष में? देवदार वृक्ष में। यही सब क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में वहाँ पूछेगा। और लोग उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। बहुत से त्योहारों में वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है और वृक्ष के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। हिमालय की तराई में एक समय एक राजा रहता था। राजा कहाँ रहता था? हिमालय की तराई में। वह अपना राजमहल इतना सुंदर बनाना चाहता था जो उस भाग के अन्य राजाओं के महल से अधिक सुंदर है। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी हुई थी उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा। उसने अनुमान लगाया कि उसे काफ़ी खर्च आएगा, इसलिए वो ऐसी योजना बनाया कि खर्च भी कम हो और राजमहल भी अनूठा हो। उसने फैसला किया कि राजमहल एक ऐसा हो जो केवल एक ही स्तंभ पर टिका हो। वह स्तंभ साम्राज्य के सबसे लंबे वृक्ष से बनाया जाएगा। हिमालय में अनेक लंबे वृक्ष स्प्रूय, पाइन, ओक, देवदार पाए जाते हैं। सबसे लंबा और मजबूत देवदार होता है। तो सबसे लंबा और मजबूत कौन सा होता है? देवदार होता है, याद रखिएगा। देवदार यानी देवता का वृक्ष। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि चारों ओर मेरे जंगल से आदमियों को भेजो, कहो कि उन्हें सबसे बड़ा देवदार वृक्ष मिले तो उसे काट कर अविलंब इस शहर में लाए। राजा की बेटी विरोध करते हुए बोली कि देवदार वृक्ष तो पवित्र होता है, इसका उपयोग केवल मंदिर निर्माण में होता है। राजा ने कहा, और कोई कारण? मेरा राजमहल मंदिर जैसा भव्य होगा। प्रधानमंत्री के 30 आदमियों को भेजा, किंतु वे कहते हुए जल्द लौट गए कि साम्राज्य के कई विशाल देवदार वृक्ष हैं, लेकिन वे खींचकर कभी नहीं ला सकेंगे, क्योंकि जंगल और इस शहर के बीच बहुत बीहड़ स्थल है। ठीक है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि घुड़सवारों को लो और अपने घोड़ों की मदद से उन वृक्षों को ले आओ। राजकुमार अन्य घुड़सवारों के साथ निकला, लेकिन कुछ दिनों के बाद लौट आया, यह कहते हुए कि कोई भी घोड़ा उस वृक्ष को 1 इंच भी खिसका नहीं सका। हमने बैलों को भी आजमाया, किंतु व्यर्थ। राजा ने कहा कि तब हाथियों को आजमाओ। मैदानी क्षेत्र से कई हाथियों को मंगाया गया, लेकिन पहाड़ियाँ ज़्यादा ही ढालू थी तथा रास्ते काफ़ी संकरे थे। हाथियों से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। उन्हें घाटी वापस लौट जाना पड़ा। ठीक है। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि ठीक है, मेरे पार्क में वैसा ही एक वृक्ष खोजो जैसा कि जंगलों में है। इसे 7 दिनों के अंदर मेरे समक्ष लाओ। बहुत खोजने के बाद राजा के आदमियों ने एक विशाल देवदार वृक्ष, जो इस शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, चिन्हित किया। यह वृक्ष आसपास के बहुत से गांवों के लोगों द्वारा पूजित था, क्योंकि इसके अंदर एक देवी रहती थी और देवी का प्रताप था कि वृक्ष बहुत शक्तिशाली और विशाल और सुंदर था। जब प्रधानमंत्री और उसके आदमियों ने निश्चय किया कि इस विशाल देवदार वृक्ष को राजमहल के स्तंभ के रूप में प्रयोग किया जाना है, तब वे वृक्ष के अंदर स्थित देवी को सम्मान दिखाने के लिए पुष्पमाला दिया और संगीत के साथ आए और ये चेतावनी भी दी कि वो अपना स्थान छोड़ दे। 7 दिनों के अंदर इसे जमीन पर काट कर गिरा दिया जाएगा। वृक्ष के चारों ओर दिए जलाकर वृक्ष की टहनियों पर पुष्पमाला लटका कर वे नाचे गाए। वृक्ष की देवी सुनी और समझी कि आगे क्या होने वाला है। कुछ क्षण के लिए शांत हवा सी चुप रही। उसके बाद सभी पत्ते अस्फुट स्वर में बुदबुदाने लगे और शिखर की टहनियाँ झुक गई। आदमी संतुष्ट होकर चला गया,
कि वृक्ष की देवी ने उनकी सुन ली और समझ गई। उस रात राजा गहरी नींद में थे। हरे चमकीले पत्तियों में लिपटी एक शानदार तस्वीर उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी आवाज़ शरतकालीन पत्तियों की खड़खड़ाहट सी थी। हे महान राजा, मैं देवदार वृक्ष की देवी हूँ। तुम्हारे आदमियों ने मुझे बताया कि तुम मुझे काटना चाहते हो। मैं तुमसे अपने निश्चय बदलने की याचना करने आई हूँ। तो कौन याचना कर रही थी? देवदार वृक्ष की देवी। स्वप्न में राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे केवल एक देवदार पेड़ से मेरे राजमहल के भार को संभालने में सक्षम है और इसलिए वह मुझे अवश्य चाहिए। ओ राजा, जरा सोचिए, सैकड़ों वर्षों से आपके साम्राज्य के सभी गांव के लोगों द्वारा मैं पूजित होती आई हूँ। मैं घास पर शीतल छाया देती हूँ, आदमी मेरे तने में टिक कर आराम करते हैं, धरती मुझे आशीर्वाद देती है, मेरे सुरक्षात्मक बाहों के नीचे नए पौधे और झाड़ियों को भेजती है। मैं अपने मजबूत जड़ों से पृथ्वी को बांधती हूँ, बच्चे मेरे पैरों के नीचे खेलते हैं, औरतें खेतों से लौटकर मेरी शीतलता का आश्चर्य खोजती है। सभी सच है भली वृक्ष देवी, राजा ने कहा, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे निश्चय दृढ़ है, दिल डोल नहीं हो सकता। वृक्ष देवी अति दुख भरे स्वर में बोली, तब ओ शक्तिशाली राजा, मेरी आखिरी विनती मान लो। मुझे 3 हिस्सों में काटा जाए। पहला, हरे पत्ते के ताज सहित मेरे सिर, उसके बाद मध्य इसके सैकड़ों मजबूत बाहों और हाथों के साथ, अंत में मेरे आधार को काटा जाए, जो मेरे सबसे भारी और गठीले अंगों को संभालता है। राजा ने कहा कि यह तो विचित्र विनती है। मैंने किसी से मृत्यु के 3 झटके झेलने की इच्छा करते नहीं सुना। तुम एक बार में इसे क्यों नहीं झेलना चाहती और ऐसी विनती कर दी? वृक्ष देवी ने कहा कि कारण साफ है। दर्जनों शिशु देवदार वृक्ष मुझसे उत्पन्न हुए हैं। मुझे एक बार में गिराओगे तो मेरे भार से दब कर मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं 3 झटके झेलती हूँ तो मेरे कुछ बच्चे बच जाएंगे। क्या मेरी विनती मान ली गई? विस्मित राजा ने जैसे ही कहा बिल्कुल, वृक्ष देवी विलुप्त हो गई। अगले सुबह राजा ने अपने बच्चों, मंत्रियों और वन रक्षकों को बुलाया और उन्हें बताया कि अब उसने अपना निश्चय बदल दिया है। नए राजमहल का स्तंभ पत्थर का बनेगा, लकड़ी का नहीं। उसने कहा, चूंकि देवदार वृक्ष में मेरी आत्मा से बेहतर आत्मा निवास करती है। और उसने अपने स्वप्न की बात बताई और सबों ने आश्चर्य किया। राजा के आदर्श के अनुरूप पत्थरों के घर बनने लगे और विशाल देवदार जंगलों में बेरोक टोक फैलने लगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजा का महल अंत में किससे बना था? तो पत्थर से बना था। ये याद रखिएगा, ठीक है। वो फिर लकड़ी का नहीं बना था, देवदार का नहीं बना था, ठीक है ना। तो एक आध 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।